कल हम लोग बात कर रहे थे आपका 471 पे, ये 340 सब सेक्शन 2 पे बात आ रही थी कि जब कोई किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को जिसके बारे में वह ये जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह कूटरचित है, कपटपूर्वक या बेईमानी से उपयोग में लाएगा, तो उसे वही सजा मिलेगी मानो उसने स्वयं उस दस्तावेज की कूट रचना की हो, फोर्जरी की हो। क्योंकि जिसने फोर्जरी की उसने तो की ही की, लेकिन व्यवहारिक परिणाम जो फोर्जरी का आ रहा है वो इस व्यक्ति के कृत्य से आ रहा है, और व्यवहारिक परिणाम ये हमेशा महत्वपूर्ण है। जो व्यवहारिक परिणाम है वही तो सबको दिखेगा। आपसे कई बार हमने कहा है कि यूं तो शब्द का भी कोई निश्चित अर्थ नहीं है, वो जिस ढंग से प्रयोग किया गया है उस पर उसका अर्थ यह निर्भर होता है। क्योंकि जो व्यवहारिक स्थिति है, जो वस्तु स्थिति है, उसे व्यक्त करने के लिए शब्द का उपयोग यह हो रहा है, इसलिए वस्तु स्थिति महत्वपूर्ण है, शब्द महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि वस्तु स्थिति शब्द का अर्थ बदल देगी। हम लोगों ने देखा है कि हमेशा एंड कंजंक्शन के तौर पर प्रयोग होता है, हमेशा मीनिंग देयर बाय, अक्सर। लेकिन जो एंड है ये एडजेक्टिव के तौर पर भी प्रयोग हो सकता है, और जब ये एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग होगा तो इसका अर्थ एडजेक्टिव की तरह दिखाई देगा। लोग कहते हैं कि राम के शील की तो बात ही और है, ठीक है, तो यहां और राम के शील की विशेषता बताने लगा है कि किसी के भी शील को राम से कंपेयर नहीं हो सकता, कोई शील राम के शील से कंपेयर हो ही नहीं सकता। राम के शील की बात ही और है, तो यहां और कंजंक्शन के तौर पर प्रयोग नहीं हुआ, यहां और विशेषण के तौर पर प्रयोग हुआ और उसने अर्थ ही बदल दिया। तो चीजें प्रयोग के ढंग पर निर्भर है, क्योंकि सारी चीजें अंततः उपयोग होने के लिए बनी है। तो जो कुछ रचयिता ने रचा वो किसी महत्व का नहीं है यदि उसका उपयोग न हो। कि ठीक है कि फोर्जरी करने वाले ने एक गलत कृत्य किया है, लेकिन अभी समाज प्रभावित नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ रचा गया है। अगर बात यहीं पर रुक जाए, यानी उस फोर्ज डॉक्यूमेंट का वो उपयोग करे और किसी को भी क्षति या नुकसान न पहुंचा पाए, ठीक है, किसी को भी उसने क्षति और नुकसान पहुंचा ही नहीं पाया, उसने दावे और हक के समर्थन का ख्याल करके फोर्जरी की तो थी, लेकिन किसी दावे या हक का समर्थन हुआ नहीं। उसने फोर्ज डॉक्यूमेंट को दावे और हक के समर्थन के लिए प्रस्तुत किया जाता उससे पूर्व ही, ठीक है, उसकी फोर्जरी पहचान ली गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। किसी ने संपत्ति को अपने से अलग नहीं किया, कोई अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति संविदा में प्रवेश नहीं किया, न किसी से कपट किया जा सके। हाँ, यह जरूर है कि उसने कपट करने के आशय से ही इस फोर्ज डॉक्यूमेंट को रचा था, तो नो डाउट इस व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए। लेकिन अगर इसने उपयोग कर लिया है इस फोर्ज डॉक्यूमेंट का, ठीक है, या इसने इस फोर्ज डॉक्यूमेंट को बनाकर किसी अन्य को दिया और उसे मालूम है कि ये फोर्ज डॉक्यूमेंट है, या विश्वास करने का कारण उसके पास है ये फोर्ज डॉक्यूमेंट है, और उसने बेईमानीपूर्ण या भ्रष्ट उद्देश्यों से निकपट पूर्वक उसका उपयोग किया है, तो ये उपयोगकर्ता किसी भी दृष्टिकोण से उस व्यक्ति से कम दोषी नहीं है जिसने फोर्जरी की, जिसने फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाया। क्योंकि वास्तव में तो यही है जिसकी आवश्यकता की
आपूर्ति है तो उसने फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाया। अगर ये ना हो, ठीक है ना, तो शायद फोर्ज डॉक्यूमेंट बनेगा नहीं। जो बात हम लोग चुराई गई संपत्ति के विषय पर कह रहे थे, ये चुराई गई संपत्ति में व्यापार करने वाले ना हो तो कौन चुराएगा संपत्ति? अगर चुराई गई संपत्ति खरीदने वाले ना हो, ऐसे लोग ना हो जो चुराई गई संपत्ति में व्यापार करते हो, जो चुराई गई संपत्ति को स्वीकार करते हो, तो चुराई गई संपत्ति तो निरर्थक है, उसका तो कोई मूल्य नहीं बचा, तो चोरी समाप्त हो जाए। यही तो वो लोग हैं, ठीक है, जिनके कारण चोरी हो रही है लगातार। इसीलिए कानून ने चुराई गई संपत्ति के प्रापक, उन्हें रखने वाले, उसमें व्यापार करने वाले, सबको उसी निगाह से देखा है जिस निगाह से वो चोर को देखता है। यदि दंड के प्रयोजन से आप देखेंगे तो चुराई गई संपत्ति, इसमें व्यापार करने वालों का दायित्व तो ज्यादा गंभीर दिखाई देगा आपको बनिस्पत उनके जो उस संपत्ति को अनुचित तरीकों से अर्जित करेंगे, क्योंकि चुराई गई संपत्ति में वो संपत्ति भी शामिल है जो व्यवहारिक तौर पर जो चोरी समझी जाती है उस कृत्य से अन्यथा कृत्यों से अर्जित की जाती है, जैसे संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग, न्यास भंग, छल, इनके माध्यम से या उद्यापन के माध्यम से जब संपत्ति अर्जित होगी तो उसे भी चोरी की संपत्ति ही मानते हैं। लेकिन यही लोग जिनकी वजह से चोरी हो रही, तो ये जो व्यक्ति है जो फोर्ज डॉक्यूमेंट का उपयोग कर रहा है, ये वो व्यक्ति है जो व्यवहारिक तौर पर फोर्ज डॉक्यूमेंट को उपयोगी बना रहा है। इसलिए इसका दोष किसी भी सूरत में उस व्यक्ति से कम आंका नहीं जा सकता जिसने फोर्ज डॉक्यूमेंट की रचना की है। और रचना कैसे होगी उस पर हम लोग पर्याप्त बात कर चुके हैं, ठीक है। रचना कैसे होगी? फोर्ज डॉक्यूमेंट जब आप बनाएंगे 3 तरीकों से बनाएंगे, धारा 336 में वर्णित उद्देश्यों से बनाएंगे। तो ये जो रचनाकार है फोर्ज डॉक्यूमेंट का और ये जो उपयोग करता है, ये लगभग एक स्थिति में खड़े हैं, एक बराबर पर खड़े हैं। और इसीलिए वो कह रहा है वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की कूट रचना की हो। ये जो उपयोग करता है ये स्वयं कूट रचना का रचयिता हो सकता है और ये वो भी हो सकता है जो सिर्फ उपयोग कर रहा है जबकि इसने रचना नहीं की। और जो उपयोगकर्ता पे ही आरोप लगाया जाएगा रचना का, ठीक है, तो दोनों धाराओं में उसे दंड मिलेगा। अब आप कहेंगे कि दोनों धाराओं में दंड देने से लाभ क्या, जब उसी प्रकार का, उसी मात्रा का, उसी वर्णन का आप दंड दे रहे हो जो रचयिता को दे रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि उसी प्रकार दंडित किया जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अपील में गया मामला, इतना तो सिद्ध हुआ इसने उपयोग किया, लेकिन यह सिद्ध नहीं हुआ कि इसने रचना की है, तो फिर हमें छोड़ना पड़ जाएगा उसे, ठीक है। उपयोग सिद्ध होना यह अलग बात है और रचना सिद्ध होना यह अलग बात है, और दोनों बातें साबित हो गई तो और अच्छा। और फिर उन दशाओं के लिए उपबंध कैसे आएगा जब आप फोर्ज डॉक्यूमेंट की रचना किसी और के लिए करेंगे, तो आपको भी उतना ही दंड और उतना ही दंड उपयोगकर्ता को। लेकिन उपयोग हुआ कब, ये महत्व की बात है। क्या उपयोग हम उस क्षण माने जब उस डॉक्यूमेंट का उपयोग करके आप जिस आशय की आपूर्ति करना चाहते थे, जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते थे, वो प्राप्त हो गया, क्या हम तब उपयोग हुआ ये माने, या उद्देश्य की पूर्ति हुई या नहीं हुई, इसका मतलब ही नहीं। आपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु उस डॉक्यूमेंट का उपयोग किया, उद्देश्य मिला नहीं मिला, उन दशाओं में भी हम उपयोग मान लें
इन दोनों स्थितियों में से कौन सी स्थिति स्वीकारी जानी चाहिए? क्योंकि अगर यह स्पष्ट नहीं हुआ तो कुछ लोगों का मत यह भी हो सकता है कि अगर दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, यानी उपयोग किया गया और आशयित लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, तो उपयोग का प्रश्न है, उपयोग नहीं है। क्योंकि उपयोग तब होगा जबकि उद्देश्य की आपूर्ति हो जाए, ऐसा भी कुछ लोगों का मत बन सकता है। और जब हम दांडिक विधि की बात करते हैं तो एक एक बात बिल्कुल निश्चित तरीके से आपको बतानी होगी। और भाषा, ठीक है, ये कुछ बता नहीं रही है, ये दोनों ओर संकेत कर रही है। भाषा का जो विन्यास है वो बिल्कुल खुला हुआ है। ऐसी दशाओं में ही जो हायर कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट्स के निर्णय होते हैं, उनके आधार पर चीजें तय होती हैं। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें तय किया है कि आशयित लक्ष्य प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि वही देखा जाएगा कर्ता का आशय। वॉट एवर यू कैन डू, यू हैव डन दैट। आप केवल उपयोग कर सकते थे, लक्ष्य की आपूर्ति आपके बस में नहीं थी। तो हो सकती थी, नहीं भी हो सकती थी, ठीक है, नहीं हुई। इससे आपकी दोषिता कहां कम होती है? तो लक्ष्य की आपूर्ति हुई या नहीं हुई, यानी मानिए आपने फोर्स डॉक्यूमेंट किसी दावे या हक के समर्थन के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और न्यायालय ने उस पर कोई विश्वास ये किया ही नहीं है, तो यह नहीं कहा जा सकता एक अर्थों में कि उपयोग हुआ। लेकिन दांडिक विधि के इस सेक्शन के उद्देश्य से माननीय उच्चतम न्यायालय का कहना है कि उपयोग हुआ, क्योंकि निर्णय लेना आपका काम नहीं था। आप सिर्फ प्रस्तुत कर सकते थे डॉक्यूमेंट एंड यू हैव प्रोड्यूस दैट। अब एक बात और चलती है कि हम लोगों ने एविडेंस एक्ट में पढ़ा है कि अपनी बात को साबित करने का भार आप पे है, और साथ ही साथ कई बार न्यायालय निर्देश दे सकता है कि आप अमुक दस्तावेज प्रस्तुत करिए। और इस संबंध में सीपीसी और सीआरपीसी सब जगह उपबंध दिए गए हैं कि न्यायालय आपसे दस्तावेज मांग सकता है और आपको न्यायालय द्वारा मांगा गया दस्तावेज प्रस्तुत ही करना होगा। इस संबंध में प्रावधान है। तो एक चर्चा यह भी चलती है कि उपयोग किया है, यह शब्द स्वैच्छिक उपयोग को प्रदर्शित करता है। अगर न्यायालय के आदेश के अनुसरण में दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है तो क्या तब भी यह माना जाए कि व्यक्ति ने फोर्स डॉक्यूमेंट का उपयोग किया? उसने खुद तो प्रस्तुत नहीं किया, न्यायालय ने आदेश दिया इसलिए प्रस्तुत किया। तो इस संबंध में भी माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय यह है कि तथ्यों को देखा जाएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप फोर्स डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे, न्यायालय के आदेश के अनुसार में आपको प्रस्तुत करना पड़ा, ठीक है। लेकिन यह स्थिति भी हो सकती है कि आप ही ने कुछ ऐसी स्थिति न्यायालय के सामने निर्मित कर दी कि सच्चाई की जांच के लिए न्यायालय को वो दस्तावेज आहूत करना ही पड़ा, क्योंकि न्यायालय का काम न्याय करना है, ठीक है ना। और वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता था। जब आपने दावा दायर करके कहा कि अमुक मकान के मालिक हम हैं और फला फला विक्रय विलेख जो अमुक अमुक दिनांक को निष्पादित और रजिस्ट्रीकृत किया गया, उसके आधार पर हम इसके स्वामी हैं, और आपने वो विलेख नहीं लगाया, तो न्यायालय की तो जिम्मेदारी है कि अगर अपोजिट पार्टी ऑब्जेक्शन कर रही है कि वो विक्रय विलेख कूट रचित है, ये मालिक नहीं है उसके, तो न्यायालय
अपने निरीक्षण के लिए उस दस्तावेज को मंगवाए और उसकी सत्यता का परीक्षण करें। यह न्यायालय की जिम्मेदारी है और न्यायालय ने अपने दायित्व का निर्वहन किया। और आप ये कह रहे हैं कि हमने तो न्यायालय के आदेश के अनुसरण में दस्तावेज प्रस्तुत किया, इसलिए हमने कोई उपयोग नहीं किया, तो यह बात आपकी स्वीकार न किए जाने योग्य है। यानी तथ्यों में यह देखा जाएगा कि आपने उपयोग जो किया वो स्वैच्छिक है या न्यायालय के आदेश के अनुसरण में विवशता के कारण है। क्योंकि जो दिख रहा है वो हमेशा सच नहीं है। दिख यह सकता है कि न्यायालय के आदेश का पालन आपने किया है, लेकिन सत्यता यह हो सकती है कि न्यायालय को वो आदेश देने के लिए विवश आप ही ने किया है। ठीक है ना? आपने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा न्यायालय के समक्ष इसके अलावा कि वो उस डॉक्यूमेंट को आहूत कर ले। तो ऐसी दशाओं में भी उपयोग आपने किया है यह माना जाएगा और आपको उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा मानो आपने कूट रचना की है। यहां तक बात कल हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाई थी। तो ये 471 या 340 सेक्शन 2 आगे कहता धारा 338 के अधीन दंडनीय कूट रचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना। ये ऑफेंस पहले 472, 473, 474, 472 में नहीं होंगे तो मेरे ख्याल 474, 75 ऐसे होंगे ये। ठीक है, तो वो आप देखें। कहता जो कोई किसी मुद्रा, पट्टी या छाप लगाने के अन्य उपकरण को इस आशय से बनाएगा या उसकी कूटकृति तैयार करेगा कि उसे कोई ऐसी कूट रचना करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए जो इस संहिता की धारा 338 के अधीन दंडनीय है, या इस आशय से किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को उसे कूटकृत जानते हुए अपने कब्जे में रखेगा, वह आजीवन कारावास, ये दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। आप सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देखेंगे, आप हाई कोर्ट का निर्णय देखेंगे, आप रजिस्ट्री ऑफिस से कोई नकल निकलवाएंगे तो आप देखेंगे विशेष प्रकार की मोहरें उस पर लगी होती हैं और वो मोहरें इस बात का प्रमाण होती हैं कि ये जेन्युइन ढंग से प्राप्त की गई प्रतिलिपि है। ठीक है ना? यानी कोई मूल्यवान प्रतिभूति हो, क्योंकि 338 मूल्यवान प्रतिभूति की बात करती है। कोई मूल्यवान प्रतिभूति हो, कोई बिल हो, कोई दस्तावेज हो, ठीक है ना, जिसके आधार पर आपको कोई प्राधिकार यह प्राप्त हो रहा हो, तो अगर उस बिल, मूल्यवान प्रतिभूति या अन्य प्रकार के दस्तावेज जिनसे आपको कुछ अथॉरिटी प्राप्त होती है, किन्हीं विशेष मुद्राओं से, पट्टी से या किसी अन्य ढंग से, ठीक है, बनाए जाते हैं, यानी उनको उस पर लगाया जाता है और आप मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण अपने कब्जे में रखे हुए, और वो उपकरण कैसे, जैसे आप आखिर ऑफिस में भी कर्मचारी होंगे, उन्हीं के पास तो वो चीजें रहेंगी। अब उपकरण असली है लेकिन तुम फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उनका उपयोग कर रहा हो। उपकरण तो असली है, डीएम साहब की मोहर रहेगी तो किसी कर्मचारी के पास, मोहर तो असली है लेकिन डीएम साहब ने वो पेपर साइन नहीं किया है, आपने उस पर लगाई है, तो उपकरण असली है बट आपने उससे फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाया है, या उपकरण ही फोर्ज है। डीएम साहब की मोहर तुमने वहां से बनवा ली अपने, जहां से मोहरें बनती हैं। ठीक है, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। तो इसीलिए वो कह रहा है जो कोई किसी मुद्रा, पट्टी या छाप लगाने के अन्य उपकरण को इस आशय से बनाएगा या उसकी कूटकृति तैयार करेगा कि उसे कोई ऐसी कूट रचना करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए जो इस संहिता की धारा 338 के अधीन दंडनीय है। आप मुद्रा, छाप, पट्टी या अन्य उपकरण इस आशय से बना रहे हो या
उनकी कूटकृति तैयार कर रहे हो। ठीक है, आपके पास में उसे देख देख के एक दूसरी मुद्रा उपकरण या जो भी चीजें हैं जिनके माध्यम से वो चीजें बनाई जा रही हैं, वो आप तैयार कर रहे हो, और इसके माध्यम से आप धारा 338 में वर्णित दस्तावेज, उससे उस प्रकार का दस्तावेज तैयार करना चाहते हो तो आपको आजीवन कारावास, ठीक है, या 7 वर्ष का कारावास, यानी लगभग वही दंड आपको प्राप्त हो रहा है जो उसके रचयिता यानी एक्चुअल उपयोग करने वाले को प्राप्त होगा। धारा 338 के अंतर्गत लगभग वही दंड यहां आपको प्राप्त होगा। अब मूल्यवान प्रतिभूति की, ठीक है, जो कि फोर्ज बनाई जाए, उसके अलावा अन्य प्रकार के दस्तावेज भी हो सकते हैं जो फोर्ज हो और अन्य उद्देश्यों के लिए की प्राप्ति के लिए बनाए जाए, जैसे कि छल करने के प्रयोजन से, धारा 337 में कहता है छल करने के प्रयोजन से फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाना। हम लोगों ने पढ़ा था 336 सबसेक्शन 3 में कह रहा था किसी की ख्याति, उसकी अपहानि करने के प्रयोजन से फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाना, यानी धारा 338 में वर्णित जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को छोड़कर अन्य जितने उद्देश्य बचे, उन उद्देश्यों की आपूर्ति के लिए आप फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, और उसे बनाने के लिए आप इसी प्रकार के उपकरण जो सबसेक्शन 1 में वर्णित है, यानी मुद्रा, पट्टी या अन्य कोई भी उपकरण, अन्य कोई भी उपकरण में मुद्रा, पट्टी ये भी आ गई, लेकिन चूंकि अक्सर लोग मुद्रा, पट्टी ये बनाते हैं इसलिए विशेष तौर पर उसका उल्लेख कर दिया गया। तो धारा 338 में वर्णित जो प्रयोजन है उनको छोड़ने के बाद जो शेष प्रयोजन बचे, उन प्रयोजनों की आपूर्ति के लिए फोर्ज डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु अगर कोई मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण आप अपने कब्जे में रखेंगे या उनकी कोई कूटकृति आप तैयार करेंगे तो आप 341 सबसेक्शन 2 इसमें दंडित होंगे। कहता है जो कोई किसी मुद्रा, पट्टी या छाप लगाने के अन्य उपकरण को इस आशय से बनाएगा या उसकी कूटकृति तैयार करेगा कि उसे कोई ऐसी कूटरचना करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए, ऐसी जो धारा 338 से भिन्न इस अध्याय की किसी धारा के अधीन दंड नहीं है, यानी 338 के प्रयोजन से नहीं, शेष जितने प्रयोजन है, चाहे छल करने के प्रयोजन से कूटरचना हो, चाहे ख्याति की अपहानि करने के प्रयोजन से कूटरचना हो, चाहे खाली कूटरचना करने का उद्देश्य हो, इस अध्याय की जितनी धाराएं हैं 338 को छोड़ने के बाद उनमें जो प्रयोजन वर्णित है, उन प्रयोजनों की आपूर्ति हेतु तो अगर कूटरचना करने के प्रयोजन से आप इस प्रकार की मुद्रा, पट्टी, छाप या छाप लगाने के अन्य उपकरण रखेंगे, ठीक है, उसे कूटकर जानते हुए अपने कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। मूल्यवान प्रतिभूति ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए यहां पर उसको बनाने के प्रयोजन से अगर आपने कोई उपकरण वगैरह रख रखे हैं तो उनके लिए 341 सबसेक्शन 1 और शेष के लिए 341 सबसेक्शन 2, ठीक है। फिर कहता है जो कोई ऐसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को कूटकर जानते हुए अपने कब्जे में रखेगा, ठीक है, आप ऊपर क्या कर रहे हैं, ऐसी कूटरचना करने के प्रयोजन से, ठीक है, इट इज योर इमीडिएट पर्पज, इट इज योर इमीडिएट ऑब्जेक्ट, आप ही बनाना चाहते हैं, और आई एम होल्डिंग, आई एम मियरली, हम केवल और केवल उसे अपने कब्जे में रखे हुए हैं। दोनों बातों में फर्क है। आप चोरी करने के लिए वेल्डिंग मशीन रखे हुए हो
और हम ये जानते हुए कि आप चोरी करोगे, इससे वेल्डिंग मशीन रखने की जगह अपने घर में उपलब्ध करा रहे हैं। हम चोरी करने में आपका सहयोग नहीं कर रहे, प्रत्यक्ष, हालांकि ये इनडायरेक्ट सहयोग ही है, लेकिन प्रत्यक्ष सहयोग हम चोरी में नहीं कर रहे। लेकिन हम जानते हैं आप चोर हैं, हम आपके शील से भली भांति परिचित हैं, और उसके बाद भी आपके जो चोरी के उपकरण हैं ये अपने यहां रख रहे हैं। यद्यपि हमें कंफर्म जानकारी नहीं है कि ये चोरी के उपकरण हैं या नहीं, लेकिन मेरे पास विश्वास करने का पर्याप्त हेतुक है, बिकॉज यू आर ए थीफ, और हम इस तथ्य से भली भांति अवगत हैं, तो हमारे पास विश्वास करने का पर्याप्त हेतुक है, तो फिर हमारे पास विश्वास करने का कारण है, क्योंकि विश्वास करने के कारण की डेफिनेशन यही दी गई है कि जिसके पास विश्वास करने का पर्याप्त हेतुक है उसके पास विश्वास करने का कारण है। अगर आप एक व्यक्ति के शील से भली भांति परिचित हैं कि वो फोर्स डॉक्यूमेंट बनाता है और उसने आपको कुछ उपकरण दिए हैं, तो आपके पास कम से कम विश्वास करने का कारण तो है ही है। और अगर आप जानते हैं तो बात गंभीर है, और फिर भी आप अपने कब्जे में उनको बनाए हुए, तो फिर आप 341 सेक्शन 3 के अंतर्गत शासित होते हैं। कहता जो कोई ऐसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को कोटकृत जानते हुए अपने कब्जे में रखेगा, मैं दोनों में से किसी बात के कारावास से आप केवल पोजीशन में रख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल पोजीशन में आपने रखा है, आप 3 साल की सजा से दंडित होंगे। 341 सबसेक्शन 4, ठीक है, कहता है जो कोई किसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को कूटकृत जानते हुए या उसके बारे में ऐसा विश्वास रखने के कारण कपट पूर्वक या बेईमानी से इसे असली के रूप में प्रयोग करता है। इधर पढ़े, whoever fraudulently or dishonestly uses as genuine any seal, plate or other instrument, knowing or having reason to believe the same to be counterfeit, shall be punished with the same manner as if he had made or counterfeit such seal, plate or other instrument. उसने ये कहा कि अगर आप क्या करेंगे, जो कोई किसी मुद्रा, पट्टी या अनुकरण को कूटकृत जानते हुए, आपको मालूम है, या उसके बारे में ऐसा विश्वास रखने के कारण रखते हुए कपट पूर्वक या बेईमानी से उसका असली के रूप में उपयोग कर रहा है, यानी मसला 471 जैसा है, ठीक है। 341 सबसेक्शन 1 और 2 में आप गवर्न नहीं हो रहे हैं, 341 सबसेक्शन 1 और 2 में आप गवर्न नहीं हो रहे हैं, आपने स्वयं बनाए नहीं है मुद्रा, पट्टी या छाप लगाने के अन्य उपकरण, आपने बनाए नहीं है, लेकिन उपयोग आप कर रहे हैं। बनाए तो इन्होंने, एक स्थिति हो सकती इन्हीं ने बनाए, इन्हीं ने उपयोग किया, उपकरण बनाए गए किंतु उपयोग नहीं हुआ, ठीक है। उपकरण बनाए गए, मुद्रा, पट्टी या छाप लगाने के अन्य उपकरण बनाए गए, किंतु उनका उपयोग नहीं हुआ। जब उनका उपयोग नहीं हुआ तो मसला 341 सबसेक्शन 1 या 2 वहीं खत्म हो गया। उपयोग भी हुआ, अब 2 स्थितियां हो सकती हैं, बिल्कुल 471 जैसी स्थिति बन रही है। अब 2 स्थितियां हो सकती हैं, जिसने बनाए उसी ने उपयोग किया, तो दोनों धाराओं में दंडित होगा। 341 सबसेक्शन 1 और 2 जैसी भी दशा हो, अलॉन्ग विथ 341 सबसेक्शन 4। और यह भी स्थिति हो सकती है कि जिसने बनाए उसने उपयोग नहीं किया, लेकिन अन्य ने किया, तो जो अन्य ने किया तो उस अन्य को 341 सबसेक्शन 4 में, और जिसने बनाए उसे 341 सबसेक्शन 1 और 2 जैसी भी दशा हो, अगर उसने 338 के प्रयोजनों के लिए ऐसा किया है तो 341 सबसेक्शन 1 और 338 छोड़कर अन्य प्रयोजनों के लिए किया तो 341 सबसेक्शन 2 जैसी भी दशा हो, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल वैसी ही धारा है, इसलिए इसमें कोई खास बात नहीं, ठीक है। अब कहता है काउंटरफिटिंग डिवाइस और मार्क यूज फॉर ऑथेंटिकेटिंग डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 338, possessing counterfeit marked material। कहता है जो कोई किसी पदार्थ के ऊपर
या उसके उपादान में। अंग्रेजी पढ़ ले, हुएवर काउंटरफिट्स अपॉन और इन द सबस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल, any device or mark used for the purpose of authenticating any document described in section 338, intending that such device or mark shall be used for the purpose of giving the appearance of authenticity to any document then forged or thereafter to be forged on such material, or who with the such intent has in his possession any material upon or in the substance of which any device or mark has been counterfeit shall be punished with imprisonment for life. अब क्या हुआ, आपने मूल्यवान प्रतिभूति या ऐसा दस्तावेज जैसा धारा 338 में वर्णित है उसे बनाया नहीं, लेकिन उस दस्तावेज का अधिप्रमाणन, ठीक है ना, वो ऑथेंटिक है, ठीक है ना। जैसे जब हम लोग सीपीसी में पढ़ेंगे धारा 13, वो कहेंगे विदेशी निर्णय की प्रति तात्पर्यित होने वाला कोई दस्तावेज, ठीक है, जब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और वह उसी प्रारूप में होगा जिस प्रारूप में होना उसका, ठीक है, संबंधित देश की विधि, ठीक है, कहती होगी, शायद सीपीसी में नहीं है तो एविडेंस एक्ट में है, हम एकदम कंफर्म इस समय नहीं हो रहे हैं, जहां पर या तो एविडेंस एक्ट में है कि उपधारणाएं जहां पर उन्होंने बताई हैं वहां पर उन्होंने कहा है कि अगर कोई दस्तावेज प्रमाणित प्रति, ठीक है, विदेशी निर्णय की प्रमाणित प्रति तात्पर्य होने वाला कोई दस्तावेज अगर प्रस्तुत किया जाता है किसी भी न्यायालय के समक्ष और वह सारता उसी प्रारूप में है जिस प्रारूप में उसे होना चाहिए, तो न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि यह विदेशी न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति है। ऐसा शायद वही उपधारित कर सकेगा जहां पर एविडेंस एक्ट में है, वहां कहा है उन्होंने। तो डॉक्यूमेंट की, क्योंकि न्यायालय के निर्णय की जो मूल प्रति है वो तो उस फाइल में होती है जिस फाइल में निर्णय हुआ, मूल प्रति तो किसी को मिलती ही नहीं, न पक्षकारों को, किसी को नहीं मिलती। मूल जजमेंट हमेशा फाइल पे होगा, इसीलिए जो लोग कचहरी जाते हैं वहां जजमेंट जब हो जाता है, सीआरपीसी में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि अभियुक्त को निर्णय की प्रति निःशुल्क दी जाएगी यदि वो दोष सिद्ध हुआ, ठीक है, निःशुल्क अभियुक्त को दी जाएगी यदि वह दोष सिद्ध हुआ, और दोष मुक्त हुआ तो निःशुल्क नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन प्रति ही मिलेगी, प्रति ही मिलेगी, मूल जजमेंट नहीं, वो किसी को नहीं मिलेगा। क्योंकि मूल जजमेंट अगर हम दे देंगे और कल किसी ने कहना शुरू कर दिया तो जजमेंट था, ये हुआ ही नहीं था, ठीक है, जजमेंट तो कुछ और हुआ था, तो कैसे साबित होगा कि जजमेंट क्या हुआ था? मूल प्रति लोग लेके घर पे रख लेंगे, जला देंगे, बात खत्म हो गई। अब ये कैसे तय होगा? इससे मूल प्रति हमेशा फॉर एवर सुरक्षित रहेगी, सदैव, ठीक है, वो सुरक्षित ही बनी रहेगी। जब भी कोई मांगेगा उसकी कॉपी दी जाएगी। आप अभी 100 साल पहले जो जजमेंट हुआ उसकी कॉपी मांगो, अभी मिलेगी। आपको डेट बतानी पड़ेगी, किस डेट, ये कोर्ट, ठीक है, ये सन, ये महीना, अभी मिलेगी, ठीक है। तो जो प्रति मिलेगी उस पर कुछ उसकी ऑथेंटिसिटी को दर्शित करने के लिए कुछ मोहरें लगी होती हैं, ठीक है ना, कुछ लिखा होता है। आप वो सब मोहरें, उसका अधिप्रमाणन, ठीक है ना, जो धारा 338 में वर्णित प्रकार के दस्तावेज हैं उनका अधिप्रमाणन, ठीक है, उनकी जो प्रति है धारा 338 में वर्णित प्रकार के जो दस्तावेज हैं उनकी जो प्रति है उसकी ऑथेंटिसिटी को दर्शित करने वाले जो साधन हैं
उनकी कूट रचना आप कर रहे हो तो आप इसमें गवर्न होते हैं। कहता है जो कोई किसी पदार्थ के ऊपर या उसके उपादान में किसी ऐसे अभिलक्षण या चिन्ह की जिसे धारा 338 में वर्णित किसी दस्तावेज के अधिप्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता हो, कूटकृति यह आशय रखते हुए बनाएगा कि ऐसी अभिलक्षणा या ऐसे चिन्ह को ऐसे पदार्थ पर उस समय, ठीक है, कूट रचित की जा रही या उसके पश्चात कूट रचित की जाने वाली किसी दस्तावेज को अधिप्रमाणित कृत का आभास करने के प्रयोजन से उपयोग में लाया जाएगा, या जो ऐसे आशय से कोई ऐसा पदार्थ अपने कब्जे में रखेगा जिस पर या जिसके उपादान में ऐसी अभिलक्षणा को या ऐसे चिन्ह की कूटकृति बनाई गई हो, वह आजीवन कारावास है या दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। आप सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देखेंगे तो उसके पीछे लाल रंग की एक मोहर लगी होती है, ऐसी गोल गोल ऐसे स्टार ऐसा बना होता है और लाल रंग की मोहर लगी होती है। आप हाईकोर्ट का निर्णय देखेंगे, अब मोहर प्लास्टिक की होती है, आप हाईकोर्ट का निर्णय देखेंगे उसके पीछे नीली मोहर बनी होती है, ऐसे स्टार का होता है और नीली प्लास्टिक की मोहर होती है, ठीक है। वो क्या है? ऐसी अभिलक्षणा या चिन्ह है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय या हाईकोर्ट के निर्णय के अधिप्रमाणन को दर्शित कर रही है, ठीक है। ऐसे ईडी या सीबीआई के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर भी इस प्रकार के हैं, ठीक है, मोहर लगी। तो हमें तो इसलिए पता है क्योंकि हमारी कोर्ट में अब एक मुकदमा आया है, 1.5 करोड़ रुपए उससे ठग लिया और यह बता के कि हम सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं। ऐसे ऐसा उल्लू पड़ा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। बताया कि ईडी के अधिकारियों ने तो तब किया, लैपटॉप में उनकी बेल भी हो गई, सरेंडर भी हो गया। और सरेंडर सुप्रीम कोर्ट में कब होता है भाई? सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर भी हो गया, सुप्रीम कोर्ट में बेल भी हो गई, सब हो गया और सारे डॉक्यूमेंट से वो सुप्रीम कोर्ट की भाषा जैसी होती है वैसे ही सारे उन्हें उपलब्ध हो गए। 1.5 करोड़ रुपए उनके चले गए। बाद में रपट दिखाई तो वो सारा कुछ आया है सीडी में कलेक्ट होके, तो बिल्कुल सेम वैसे ही डॉक्यूमेंट्स रखे हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, जैसे सीबीआई के होते हैं, जैसे ईडी के होते हैं। तो उसमें जो अधिप्रमाणन दर्शित करने वाले चिन्ह लगे हैं वो आपने बना लिए हैं, ठीक है ना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मूल्यवान प्रतिभूत में आ तो जाना चाहिए क्योंकि वो आपको दोषमुक्त होने का अधिकार ये तो देता ही है, ठीक है। तो जो धारा 338 में वर्णित प्रकार के दस्तावेज हैं उनकी प्रतियों, ठीक है, उनकी प्रतियों को अधिप्रमाणित करने के लिए, ठीक है, उनकी प्रतियों को अधिप्रमाणित करने के लिए, अटेस्ट करने के लिए, यानी उनकी ऑथेंटिसिटी को प्रदर्शित करने के लिए जो चिन्ह या जो पदार्थ उन प्रतियों पर लगाए जाते हैं वो आपने फोर्ज, वो पदार्थ या वो चिन्ह जो ऑथेंटिसिटी दर्शित करने के लिए लगाए जाएंगे धारा 338 में वर्णित प्रकार के दस्तावेजों की प्रतियों को, ठीक है, वो आपने फोर्ज बना रखे हैं, ठीक है। और वो आपने क्या किया है कि चाहे तुरंत उपयोग में लाने के आशय से कि अभी हम बनाएंगे कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट और चाहे भविष्य में जरूरत पड़ेगी तब बना लेंगे, इस प्रयोजन से आपने अपने कब्जे में रखे हुए हैं आप, ठीक है। तो आपको उतनी ही सजा जितनी 467 या 338 में वर्णित है, लगभग उतनी ही सजा, आजीवन कारावास या 7 साल। और 342 सबसेक्शन 2 ठीक फिर वैसा ही है कि 338 में जो दस्तावेज हैं उनको छोड़ने के बाद जितने दस्तावेज बचे उनकी प्रतियों का, ठीक है, अधिप्रमाणन, ठीक है, उनकी ऑथेंटिसिटी को दर्शित करने के लिए जो पदार्थ आदि उपयोग किए जाएंगे वो फोर्ज बनाकर आपने अपने कब्जे में रखे हुए हैं। तो आप 342 सबसेक्शन 2 से शासित होंगे, यानी फोर्ज डॉक्यूमेंट के संबंध में विधायिका बड़ी सख्त दिखाई दे रही है, ठीक है ना। और सख्त दिखना भी चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंट ये अधिकार देता है, डॉक्यूमेंट अधिकार लेता है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट ज्यादा विश्वसनीय प्रकार का साक्ष्य माना जाता है। अगर एविडेंस एक्ट की लाइट में देखेंगे,
हमें तो पुराने सेक्शन याद हैं, ठीक है। आप धारा 63 पढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या कहता है, धारा 65 में वर्णित दशाओं को छोड़कर प्रत्येक दस्तावेज का प्राथमिक साक्षी ही देना होगा, ठीक है। सेक्शन 91 92 पढ़ते थे हम लोग। वो कहता था कि संविदा के तात्विक निबंधन, ठीक है, कोई दस्तावेज चाहे विधि की अपेक्षाओं के अनुसार और चाहे विधि की अपेक्षाओं के बिना यदि लेखबद्ध कर ली गई है, चाहे विधि की अपेक्षा हो चाहे न हो, या किसी संविदा के तात्विक निबंधन, संपत्ति के अंतरण संबंधी संव्यवहार, इनको कभी साबित करने की जरूरत हो जाए तो यदि वो संविदा लेखबद्ध हुई है, चाहे विधि की अपेक्षा के मुताबिक चाहे विधि की अपेक्षा के बिना, तो उस मूल दस्तावेज को ही प्रस्तुत किया जाएगा, सिवाय अपवादित दशाओं के। और अपवादित दशाएं, ठीक है, उनका मौखिक साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा, ठीक है। और कब कब ग्राह्य होगा, वो सेक्शन 92 था। तो कुल मिलाकर हम देखेंगे तो जहां दस्तावेज अस्तित्व में आ रहा है, वहां मौखिक साक्ष्य को अपवर्जित करने की वृत्ति ये साक्ष्य अधिनियम में दिख रही है, ठीक है ना। साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दोनों को समान महत्व देता है, लेकिन फिर भी जहां पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उपलब्ध हो रहा है, वहां पर वो मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन कर रहा है, चाहे वो सेक्शन 91 हो चाहे सेक्शन आपका 63 हो। और इसीलिए कहा जाता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नियम क्या है कि सबसे बेहतर साक्ष्य न्यायालय के समक्ष आना चाहिए। ये इस रूप में कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखा है ऐसा नहीं है, लेकिन उसके उपबंधों का जो विश्लेषण करने पर स्थिति सामने आती है, ठीक है, वो स्थिति यही है कि सबसे बेहतर साक्ष्य न्यायालय के समक्ष आना चाहिए। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये जैसे अगर ये कहा जाए कि ताकत आपके शरीर में नहीं है, ठीक है, ताकत आपके मन में है, आपके संकल्प में है, ठीक है, तो गलत नहीं है। और ये कहा कैसे जाता है, किस आधार पर, जब आपके कृत्यों का विश्लेषण होता है तब ये बात निकल कर आती है, ठीक है। आप अत्यधिक खुशी या अत्यधिक दुख में चक्कर खा के बैठ जाते हैं, ठीक है, आपसे उठा नहीं जाता, और वाकई नहीं उठा जाता है, ऐसा नहीं है कि आप नाटक कर रहे हैं, वाकई नहीं उठा जाता है, ठीक है, आपसे कोई काम नहीं होता, आपका हाथ कांपने लगता है, तो क्या बीमार हो गए उसी क्षण? क्या सारी शारीरिक शक्ति चली गई है कहीं? और उसी क्षण खबर मिल जाए कि वो दुख या वो कष्ट अब नहीं है, तो आप फिर उतने ही ताकतवर दिखाई देने लगते हैं। इसका मतलब ये कि असल शक्ति शरीर में निवास नहीं कर रही है, असल शक्ति मन में निवास कर रही है। और कई बार होता है, आप जो सामान्य तौर पर नहीं उठा पाते हैं, गुस्से में वो भी उठा लेते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये शारीरिक शक्ति, ये महत्व की बात नहीं, मन की शक्ति ये ज्यादा महत्व की बात है। लेकिन ये पता कैसे लग रहा है? ये पता तो विश्लेषण से लग रहा है। ऐसे एविडेंस एक्ट है, वहां जब उपबंधों का विश्लेषण करेंगे तब ये बात निकल कर आती है कि सबसे बेहतर साक्ष्य न्यायालय के समक्ष होना चाहिए। ये एविडेंस एक्ट में लिखा है, जबकि लिखा कहीं नहीं, इस रूप में कहीं नहीं लिखा। इस रूप में लिखा है, लेकिन वो विश्लेषण से निकलेगा। तो यहां चूंकि डॉक्यूमेंट जो ओरल एविडेंस को अपवर्जित करने की प्रवृत्ति रखता है और वही फर्जी बनाए ले रहा हूं, तो अधिकार, इनके बारे में संशय की स्थिति उत्पन्न हो, इसकी संभावना अधिक हो रही है। इसलिए विधायिका सख्त दिखाई दे रही है। आपके पास छाप लगाने के उपकरण मिल गए तो भी उसी समान दंडित होंगे आप, जैसे कूट रचना आप करने वाले हो या की है आपने, तब भी वही सही, लगभग स्थिति वही रह रही है।
और इवन ऑथेंटिसिटी दर्शित करने वाले उपकरण भी अगर आपके पास मिल गए तो भी आपकी स्थिति लगभग वही होने वाली है, ठीक है ना। तो आगे कहता है बिल, दत्तक ग्रहण, प्राधिकार पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपट पूर्वक रद्द, नष्ट आदि करना। अभी बना रहे थे 338 में, क्या कर रहे थे, बना रहे थे, अब नष्ट करने लगे हो तो नष्ट कर देने का भी प्रभाव तो वही होगा। जो अधिकार संपन्न है वो अधिकार से वंचित हो जाएगा, और बनाने का भी प्रभाव वही होगा कि जो अधिकार संपन्न नहीं है वो अधिकार संपन्न समझा जाएगा। तो प्रभाव व्यवहारिक तौर पर देखें तो वो तो एक ही है। जो इंटाइटल्ड है वो डिसइंटाइटल्ड माना जाएगा, जो डिसइंटाइटल्ड है वो इंटाइटल्ड माना जाएगा। तो नटशेल में देखें तो आपके कृत्य से समाज का जो नुकसान हो रहा है वो तो वही है। तो फिर डंडे जो आपके शरीर पर पड़ने चाहिए वो भी वही होने चाहिए, ठीक है, उसमें भी कोई कमी या बढ़ोतरी क्यों हो, तो वही मिलेंगे आपको। इसमें देखें, कहता है जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी लोग की या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित करने के आशय से किसी ऐसे दस्तावेज को, जो विल, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की उसने, ठीक है, चर्चा की है, या पुत्र के दत्तक ग्रहण करने का प्राधिकार पत्र, मेरे ख्याल से पुत्र में इसमें पुत्री भी पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी पुल्लिंग जहां प्रयोग है वहां स्त्रीलिंग पढ़ा जाएगा, सामान्य नियम यही है। और दत्तक ग्रहण में पुत्र पुत्री को कोई बाइफरकेट नहीं किया गया है। तो जहां तक मेरा मत है, कोई ऑथेंटिक बात यहां पर कोई जजमेंट उपलब्ध नहीं इसलिए, लेकिन पुत्र के साथ पुत्री को पढ़ा जाना चाहिए, और मान के हम यही चलेंगे जब तक हमें कोई विरोध में न दिख जाए, और विरोध में दिखेगा ऐसी मेरी कोई मान्यता नहीं है, ठीक है ना। यह पुत्र के दत्तक ग्रहण करने का प्राधिकार पत्र या कोई मूल्यवान प्रतिभूति हो या होना तात्पर्य हो, रद्द, नष्ट या विरूपित करेगा, उसके प्रारूप को बिगाड़ रहा है, या रद्द, नष्ट या विरूपित करने का प्रयत्न करेगा, इवन प्रयत्न भी, या छिपाएगा, कुछ नहीं किया छिपा लिया, तब भी तो परिणाम वही आएगा। जो इंटाइटल्ड है वो इंटाइटल्ड नहीं रहेगा, जो डिसइंटाइटल्ड वही रहेगा। या छिपाने का प्रयत्न करेगा, या ऐसे दस्तावेज के विषय में रिश्ती करेगा, आपने उसमें उसकी उपयोगिता में कमी लाने वाली, क्योंकि मूल्य तो उसका कुछ होता नहीं। रिश्ती का अपराध हम लोगों ने पढ़ा है कि आप कोई ऐसा कृत्य करें जिससे, ठीक है, लोग को या किसी व्यक्ति को क्षतिकारित हो, ठीक है, या किसी वस्तु के मूल्य या उसकी उपयोगिता पर कोई क्षतिकारक प्रभाव आए, तो वो मूल्य वाली बात हटा दे, शेष यहां पर रहेगी, ठीक है ना। कोई रिश्ती करेगा, वह आजीवन कारावास, ठीक है, या दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी। तो आपने बिल, मूल्यवान प्रतिभूति या अन्य मूल्यवान प्रतिभूति जो है वो किस प्रकार के कौन से अधिकार को जन्म देती है, उसी आधार पर आप 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक दंडित हो सकेंगे। ये लगभग आपका वही जो स्थिति 338 में थी, वही स्थिति आपकी यहां आ गई। अब अगला सेक्शन कहता है कि आप क्या हैं, व्यक्ति के विश्वास पात्र हैं, ठीक है ना, लिपिक हैं, सेवक हैं उसके। लिपिक सेवक होने के नाते आपके पास उसके दस्तावेजों तक आसान पहुंच है, और आप लिपिक और ठीक है, उसके सेवक होते हुए उसके दस्तावेजों में फोर्जरी करना है, ठीक है ना। तो आपके साथ भी जरा ठीक से व्यवहार होना चाहिए। तो क्या कहता है, जो कोई लिपिक, ऑफिसर या सेवक होते हुए, लिपिक, ऑफिसर या सेवक होते हुए, या लिपिक, ऑफिसर या सेवक के नाते नियोजित होते हुए, ठीक है ना, परमानेंटली आप लिपिक, ऑफिसर या सेवक नहीं, बस उस पर्टिकुलर टाइम पर आपको लिपिक, ऑफिसर या सेवक के रूप में नियोजित किया गया था, या कार्य करते हुए। हमने कहा जरा हम बोल रहे हैं लिख दो, तो आप या तो मना कर देते, ठीक है, वो तो आपने किया नहीं और लिखने बैठ गए और लिख रहे हो गलत,
तो लिपिक के रूप में आप कार्य करते हुए, न नियोजित हैं आप, न मेरे परमानेंट लिपिक हैं, लेकिन कार्य कर रहे हैं आप लिपिक के रूप में, तो मना कर दो। कार्य करते हुए किसी पुस्तक, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, कागज, लेख, मूल्यवान प्रतिभूति या लेखा को, यानी अकाउंट को, लेखा यानी अकाउंट को, जो उसके नियोजक का हो, उसके नियोजक के कब्जे में हो, नियोजक का नहीं है लेकिन किसी का है जो मेरे कब्जे में है, ठीक है ना। जैसे अकाउंट तो आपका है, कब्जे में किसका है? बैंक के। अकाउंट तो आपका है, कब्जा किसका है? बैंक का, ठीक है ना। यह उसके नियोजक के कब्जे में हो, या जिसे उसने नियोजक के लिए या उसकी ओर से प्राप्त किया हो, ठीक है। जैसे सेल्समैन लोग रखते हैं, उनके पास अकाउंट होता है, उधारी में माल जाता है, वो गए दुकान पे पैसा लिया और उसमें एंट्री की। अकाउंट किसका है? मालिक का है। किसके कब्जे में इस समय? सेवक या लिपिक के। गया कहां है? दुकानदार के पास, ठीक है ना। तो कहता है या जिसे उसने नियोजक के लिए या उसकी ओर से प्राप्त किया हुआ, जानबूझकर और कपट करने के आशय से नष्ट, परिवर्तित, विकृत या मिथ्याकृत करेगा, ठीक है। जानबूझकर और कपट करने के आशय से यानी झूठी एंट्री करेगा और क्षति पहुंचाने का उसे आशय होगा। यह क्षति सांपत्तिक भी हो सकती है और अन्य प्रकार की भी हो सकती है, ठीक है ना। नष्ट, परिवर्तित, विकृत या मिथ्याकृत करेगा अथवा किसी ऐसी पुस्तक, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, कागज, लेख, मूल्यवान प्रतिभूति या लेखा में जानबूझकर और कपट करने के आशय से कोई मिथ्या प्रविष्टि करेगा या फॉल्स एंट्री कर देगा या करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा या उसमें किसी तात्विक विशिष्ट का लोप या परिवर्तन करेगा, ठीक है ना, या करने का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। क्योंकि यहां जो चीजें बताई है मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ अकाउंट या दस्तावेज आदि है, ठीक है ना। इनमें आप मिथ्या प्रविष्टि आदि की है, मूल्यवान प्रतिभूति नहीं, इसलिए 7 साल तक की सजा पर्याप्त मानी गई है लिपिक या सेवक की दशा में। कह रहा इस धारा के अधीन किसी आरोप में किसी विशिष्ट व्यक्ति का जिससे कपट करना आशय था नाम बताए बिना, या किसी विशिष्ट धनराशि का जिसके विषय में कपट किया जाना आशय था, या किसी विशिष्ट दिन का या जिस दिन अपराध किया था विनिर्देश किए बिना कपट करने के साधारण आशय का अभिकथन पर्याप्त होगा, ठीक है ना। ये 4 के विषय पर उन्होंने कहा कि ये बताना जरूरी नहीं होगा कि किस दिन किस धनराशि के संबंध में, किस व्यक्ति के संबंध में आपने अमुक एंट्री झूठी की है। इस एंट्री से किसे फायदा होने वाला था, किस दिन आपने की, किस वर्ष की, ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं, आपने फॉल्स एंट्री की बस पर्याप्त, ठीक है ना। ये हो गया। तो ये आपका जो फर्जी फोर्स डॉक्यूमेंट थे, डॉक्यूमेंट, उनके संबंध में अध्याय समाप्त हुआ। अब फोर्ज संपत्ति चिन्हों के बारे में बात करेगा। देखिए, एक ट्रेडमार्क है, ठीक है, एक व्यापार चिन्ह है और दूसरा संपत्ति चिन्ह है। जो ट्रेडमार्क होता है उसका संबंध माल से होता है, क्योंकि व्यापार में जो भी कमोडिटी होती है उसे माल इसी शब्द से संबोधित करते हैं। दवाई का व्यापारी दवा को माल कहता है, सोने का व्यापारी सोने को माल कहता है। माल एक शब्द है जो व्यापारिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं को, या यूं कहें जिन वस्तुओं के संबंध में व्यापार किया जाना होता है, उन्हें एक शब्द माल इससे संबोधित किया जाता है। तो जो ट्रेडमार्क है इसका संबंध माल से है, और जो संपत्ति चिन्ह है इसका संबंध स्वामी से है। हमारे एक मित्र हैं, वो अपना मैचिंग सेंटर चलाते, तो वो क्या एक पट्टी लगाएंगे, सखी सहेली सूट सरोवर, ठीक है। अब उन्होंने जैसे लगाया, इसका मतलब ये हो गया कि ये उनकी दुकान का है, ये उनका माल है।
ये संपत्ति चिन्ह है। और ट्रेडमार्क आप देखेंगे तो आप मफतलाल का अलग है, डीसीएम का अलग है, जो विभिन्न कपड़े के कारखाने हैं, रेमंड का अलग है, सियाराम का अलग है। रेमंड का वो ऐसे करके कुछ आर बीच में बना रहता है, रिलायंस का अलग है, ठीक है ना। तो ट्रेडमार्क अलग बात है और संपत्ति चिन्ह अलग बात है। ट्रेडमार्क का संबंध किससे? माल से है। वो ये बताता है कि ये माल पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर का है, और संपत्ति चिन्ह ये बताता है कि ये माल अमुक व्यक्ति का है। संपत्ति चिन्ह स्वामी की सूचना देता है और ट्रेडमार्क मैन्युफैक्चरर की सूचना देता है। इसलिए बोथ आर डिस्टिंक्ट थिंग्स। चीजों के अंतर को समझना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, यश और कीर्ति, ये एक बात नहीं है। कीर्ति राम की है, कीर्ति कृष्ण की है, जो युगों तक नष्टी नहीं होती है। और यश व्यक्ति के साथ आता है, व्यक्ति के साथ नरेंद्र मोदी यशस्वी हैं, ठीक है ना। ये यशस्वी हैं, यश की सीमाएं हैं, काल के दृष्टिकोण से भी और ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की सीमाओं में जितना यशस्वी हैं, अमेरिका की सीमाओं में उतने यशस्वी नहीं है। लेकिन राम है, कृष्ण है, या अन्य धर्मों के जो प्रवर्तक हैं, जो प्रमोटर्स हैं, वो कीर्तिवान हैं। उनके यश शब्द का प्रयोग तो नहीं करना चाहिए, लेकिन सामान्य तौर पर यश का ही चलो कर लेते हैं। उनके यश ने समय और भौगोलिक सीमाओं दोनों को पार किया है। इसलिए उनके यश को एक विशेष नाम दिया जाता है, कीर्ति। इसलिए आप कभी, ये आपकी आशा का प्रतीक होता है कि जब आप किसी मृतक व्यक्ति को संबोधित करते हो, लिखते कीर्ति शेष, ठीक है, जिसकी कीर्ति ही अब बची रह गई है। यह आपकी आशा का प्रतीक है। जैसे आप स्वर्गीय कहते तो तब स्वर्गीय थोड़ा, ये नरक में कौन होगा, ठीक है ना। लेकिन आप कहते नहीं है नारकीय, यह आपकी आशा का प्रतीक है सिर्फ। और स्वर्गीय कोई बहुत अच्छा शब्द भी नहीं है, हमें तो कभी अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि स्वर्गीय नैतिक लोगों द्वारा गढ़ा गया शब्द है, ठीक है। इसीलिए वो स्वर्ग में उन्होंने उन सारी चीजों की कल्पना कर रखी है जिसे नैतिकता द्वारा अधिरोपित मर्यादाओं और सीमाओं के कारण वो यहां उपयोग नहीं कर सकते। वहां शराब भी है, वहां वैश्याओं से गई गुजरी स्त्रियां भी हैं, ठीक है। वहां सब कुछ वो है जो एक नैतिक व्यक्ति संसार में उपयोग नहीं कर पाता है। इसलिए स्वर्ग तो नैतिक लोगों के लिए है, धार्मिक लोगों के लिए मोक्ष है। वो किसी स्वर्ग की कामना नहीं करते, ठीक है। तो धार्मिक होना ये ज्यादा अच्छी बात है। नैतिक तो बड़ा ही धूर्त आदमी होता है, जो कपटी है, क्योंकि नैतिकता आरोपित है, अंदर से कोई बदलाव नहीं है आप में। आप उतने ही दुष्ट और धूर्त हैं जितना दुष्ट और धूर्त एक सामान्य व्यक्ति है, और आप तो उससे भी गए बीते हैं, क्योंकि वो दुष्ट और धूर्तता खूब प्रदर्शित तो कर रहा है, अपने नंगे नाच रहा है। क्या है, खुला खेल फरुखाबादी है उसका। ये नैतिक तो ज्यादा ही नीच आदमी है, ठीक है। ये उतना साहसी भी नहीं है, ये अंदर से उतना ही गंदा है। इसने सिर्फ अच्छाई आरोपित कर ली है, इससे मौका मिलते ही ये नैतिक अनैतिक दिखाई देता है। और जो धार्मिक, वो तो गलत कर ही नहीं सकता, तो करेगा ही नहीं। तो सारे स्वर्ग नैतिक लोगों के हैं। धार्मिक कभी स्वर्ग की कल्पना नहीं करता। तो चीजों के सही अर्थ को समझना चाहिए। यश और कीर्ति एक बात नहीं, अवतरण और जन्म एक बात नहीं,
ठीक है ना। ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। तो ऐसा ही है, संपत्ति चिन्ह और व्यापार चिन्ह यानी ट्रेडमार्क और प्रॉपर्टी मार्क, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। संपत्ति चिन्हों के संबंध में यहां बात की गई है। ट्रेडमार्क के संबंध में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत तो ट्रेडमार्क का कानून अलग बना हुआ है, उसकी चर्चा यहां नहीं है। ये संपत्ति चिन्हों के संबंध में चर्चा है। और फेक करेंसी, इसके संबंध में यहां जो पहले 489 ए बी सी डी ई इसकी चर्चा हुई, वो ये सेक्शन थे आईपीसी में, उनके संबंध में अब यहां चर्चा चलेगी। हमने आपसे पहले भी कहा कि जो ए बी सी डी ई करके जोड़ा जाए वो मूल संहिता में नहीं था, तभी उसे ए बी सी डी करके जोड़ा गया। दरअसल 1860 में जब आईपीसी बनी तो हम हिस्टोरियन तो हैं नहीं, लेकिन जहां तक हमें लगता है उस समय पेपर करेंसी नहीं रही होगी, ठीक है ना। बैंक नोट यानी बैंक ड्राफ्ट या आपके ये जो होते हैं ना, अरे क्या क्या होता है, बैंक ड्राफ्ट होता है वो, और बहुत सारी चीजें होती है, बैंक KBPO IBP, बहुत तरीके के नोट जारी करती है बैंक, वो सब चीजें उस समय नहीं रही होंगी। तो 1860 में ये फेक करेंसी के लिए अलग से धाराएं नहीं थी, लेकिन क्यों हमें लगता है कि जैसे जैसे फेक करेंसी वो जब जैसे जैसे करेंसी नोट आते गए या बैंक के नोट आते गए, तब उन सारी चीजों को हम कहा 467, 468, 471, क्योंकि वो मूल्यवान प्रतिभूति श्रेणी में तो आ ही जाते थे। नोट है उसके आधार पर, ठीक है ना। आपके पास 500 का नोट है तो आपके पास 500 का नोट है, 500 रुपए नहीं है, ठीक है। आप चूंकि एक ऐसे पत्र के धारक हैं जिसके संबंध में सरकार ने ये गारंटी दे रखी है कि यदि आपके पास वो पत्र हो तो ये मान लिया जाए कि आपके पास 500 रुपए हैं और आपको 500 रुपए मूल्य की चीज दे दी जाए, इसलिए आप 500 रुपए का नोट यानी वो करेंसी नोट है जो गवर्नमेंट की ओर से जारी है, तो मूल्यवान प्रतिभूति तो वो है ही है, उसके आधार पर आपको विभिन्न चीजें खरीदने का हक मिल जाता। तो जैसे जैसे पेपर करेंसी अस्तित्व में आई और फेक पेपर करेंसी लोगों ने फर्जी बनानी शुरू की, तो 467, 468, 471 या अन्य जहां धाराएं आ सकती थी, मूल जो दस्तावेजों के कूटकरण से संबंधित थी, उन्हीं का उपयोग किया जाता था। लेकिन कालांतर में फेक करेंसी नोट और बैंक नोट ये ज्यादा प्रचलन में आए, तब फिर उनके लिए 489 ABCDE अब यहां से हटा दिया, वहां लगा दिया है। हाँ, तो यहां से हटा के वहां लगा दिया होगा सिक्कों के कूटकरण वाले में, ठीक है ना। वो हमने छोड़ ही दिया था, सिक्कों कूटकरण हम कभी बताते नहीं। तो अब केवल संपत्ति चिन्हों के विषय में ये इस सेक्शन में रह गया। ये हम लोग सोमवार को हम सोच रहे हैं कि हो ही जाएगा, और उसके बाद फिर आपका एक चैप्टर और बचेगा इसमें, अध्याय 19, और फिर यह आईपीसी या आपका BNS समाप्त हो जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर भगवान ने कृपा की तो अगले सप्ताह हम लोग इससे मुक्ति पा जाएंगे। ठीक है।